हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस लॉन्चर पे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूएशन पे रहेगा अपना टॉपिक जो है डिस्कशन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट सेशन तक डिस्कस कर चुका था। हम लोगों ने इस सेशन में बेसिक्स देख चुका है इस चैप्टर का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख चुका है विद डेरिवेशन एंड ग्राफ्स, फर्स्ट ऑर्डर देख चुका है डेरिवेशन एंड ग्राफ, इवन फर्स्ट ऑर्डर के मैंने न्यूमेरिकल्स भी करा दिए हैं आपको बहुत सारे, ठीक है। और भी कुछ अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए होंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे उससे रिलेटेड, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ब्रिलियंस लॉन्चर करके, उसमें आपको बाकी डिटेल्स मिलती जाएंगी, ठीक है। इवन अगर आपको नोट्स वोट्स भी चाहिए होंगे तो वो उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इन गैसियस फेज, ठीक है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इन गैसियस फेज, ठीक है। और डिस्कस करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो बिना लेट के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपन। आज हम लोग निकालने वाले हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इन गैसियस फेज। अब ये क्या होता है, देखो नॉर्मली जब एक रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग अभी तक ये डिस्कस करते आ रहे हैं, क्या हो अगर इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में हो, तो क्या तब भी जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है रेट कांस्टेंट की, क्या वो सेम रहेगी? ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। देखो वैसे तो सेम रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि गैसियस के टर्म में, ठीक है, गैसेस के टर्म में आप कंसंट्रेशन को कंसिडर नहीं कर सकते। उसमें सबसे बेस्ट चीज होती है, अगर आपको गैसेस के टर्म में कोई चीज को कैलकुलेट करनी है तो सबसे बेस्ट होता है उसका प्रेशर, ठीक है। तो आप गैस का प्रेशर के टर्म से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन कंसिडर किया, ए रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, गैसियस फेज में है, और याद रखना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना रहा है सी वो भी गैसियस फेज में है। क्लियर हुआ पॉइंट में? आपको समझ में आया नहीं आया? एक काम करता हूं, मैं इस रिएक्शन को चेंज कर देता हूं आपको आसानी से थोड़ा पता वो करने के लिए, ठीक है। इस रिएक्शन को कंसीडर मत करो, अब इस रिएक्शन को कंसीडर करो। लेट अस सपोज एक रिएक्टेंट है गैसियस फेज में, जो प्रोडक्ट बना रहा है बी और सी, तो आपको कंसीडर करते समय आसानी बने कि भाई ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो कई बार वैसे तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है हम लोग उसको डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली करते हैं, बट इवन फिर भी क्या होता है, इंसानी दिमाग भाई कंफ्यूज हो जाता है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज हम लोग रिएक्टेंट कोई वन ले लेते हैं, ताकि हम लोग का ध्यान ये रह सके कि भाई फर्स्ट ऑर्डर में एक ही रिएक्टेंट लेने का आपको यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने एक ही रिएक्टेंट लिया ए, जो कि दो प्रोडक्ट दे रहा है बी और सी, और सब गैसियस फेज में। अब इसके लिए मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा कुछ कुछ और कंसिडरेशन यहाँ पर दिया गया, लाइक इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज पी आई, अगर मान के चलो ये जो रिएक्शन लिखा है ए गिव्स राइज टू बी प्लस सी, सब गैसियस फेज में, जिसमें ए का इनिशियल प्रेशर, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है उस कंडीशन पर इनिशियल प्रेशर पी आई है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो बी और सी तो बनेगा ही नहीं, तो प्रेशर उस टाइम सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट कुछ टाइम टी के बाद, ये टाइम हो गया टी, इस टाइम के बाद जो टोटल प्रेशर था वो बन गया पीटी। वैसे टोटल प्रेशर तो हमेशा ही सेम रहता है, लेकिन फिर भी टाइम टी के बाद जो टोटल प्रेशर था, क्योंकि चेंज हो गया ना मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ए बी सी, तो टोटल प्रेशर अलग से निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर अगर निकालेंगे अपन, तो ध्यान देना कुछ समय टी के बाद टोटल प्रेशर कितना होगा, एकदम से लॉजिक है सर कि उस टाइम पर, टी टाइम पर मान लीजिए 10 मिनट बाद, लेट अस सपोज टी को 10 मिनट लिया मैंने, तो 10 मिनट बाद कितना होगा, तो सर एकदम ऑब्वियस है कि 10 मिनट बाद ए का जितना क्वांटिटी बचा होगा उसका प्रेशर, प्लस बी का जितना क्वांटिटी बचा होगा उसका प्रेशर, प्लस सी का जितना बना होगा उतना प्रेशर। तो इसीलिए पी टोटल कितना निकलेगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ समय बाद तीनों, मतलब ये बी और सी तो ऑलरेडी बन जाए रहेंगे, तो ए भी रहेगा, तो तीनों प्रेजेंट है, इसलिए टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या निकलेगा, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल का सम, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, चीजों को ध्यान देकर सुनना, ठीक है। मैं चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। चलो जैसे एक रिएक्शन है ए गिव्स राइज टू बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो उस कंडीशन पर प्रेशर कितना था, पी का पी आई था, ए का प्रेशर कितना था, पी आई था। बी और सी बना ही नहीं है, कुछ समय टी हो गया, टी होने के बाद, अब एक बात बताओ, आफ्टर टाइम टी, कुछ समय होने के बाद ए का प्रेशर उतना ही रहेगा कि कम होगा, ये बताओ मेरे को बस। अब तो कम होगा कि नहीं होगा, या उतना ही रहेगा? मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए भाई? क्योंकि देखो
जैसे ही जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा ए बी में कन्वर्ट होगा, तो ए की क्वांटिटी कम नहीं होती जाएगी, तो ए की क्वांटिटी कम होगी तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। लेट अस सपोज एक्स अमाउंट में प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, एक्स अमाउंट में प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो बनेगा कितना, ऑब्वियसली जितना कम हो उतना बनेगा, एक्स और एक्स प्रेशर बन गया। अच्छा तो बचा कितना, पी आई। इट इज जस्ट लाइक जैसे हम लोग पहले रिएक्शन करते थे यार, आर गिव्स राइज टू पी, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट लेते थे, तो इधर जीरो लेते थे, तब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था। कुछ टाइम टी होने के बाद क्या करते थे अपन, लेटर सपोज का कंसंट्रेशन आर हो गया, तो इधर बनता कितना था, वही आर नॉट माइनस आर, है ना। तो बस वही तो है कि भाई जो आर की वैल्यू है यहाँ पर, वो आर बची हुई वैल्यू है, ये आर बची हुई है, तो कम कितना हुआ एक्स, तो बचेगा कितना, टोटल माइनस एक्स, यानी पी आई माइनस एक्स। ठीक है, बट आफ्टर टाइम टी पीटी की वैल्यू कितनी है, आफ्टर टाइम टी पीटी की वैल्यू होती है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद नहीं तो ये देखो पीछे स्लाइड में मैंने लिख रखा है, पीटी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ। तो वेट करो सर, पी ए की वैल्यू क्या है फिर, तो बेटा देखो टाइम टी में लेना है ना, तो टाइम टी में पी ए की वैल्यू क्या है, पी आई माइनस एक्स, प्लस पी बी की वैल्यू क्या है, एक्स, प्लस पी सी की वैल्यू क्या है, अगेन एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, पी आई प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, प्लस एक्स बचा, तो पीटी यानी टोटल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए प्लस एक्स, तो यहां से मैं निकाल लूंगा एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, पीटी माइनस पी आई मिली, एक्स की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, पीटी माइनस पी आई। ठीक है, पीटी माइनस पी आई मेरे को वैल्यू मिली, आया समझ में, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दें, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर एक्स की वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट अप कर दूं, क्योंकि एक्स तो मैंने एज्यूम किया था ना, मेरे को पता नहीं, तो ए का प्रेशर कितना निकलेगा, ए का प्रेशर, अच्छा सॉरी प्रेशर ना, कंसंट्रेशन नहीं, प्रेशर ऑफ ए कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा पी आई माइनस एक्स का क्या आएगा, ये आएगा, तो पीटी माइनस पी आई, पीटी माइनस पी आई, तो ये कितना हो जाएगा, पी आई, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पीटी, ये माइनस माइनस प्लस पी आई। ठीक है, तो पी आई प्लस पी आई, टू पी आई माइनस पीटी, क्यों पी आई नहीं बोल रहा हूं, टू पी आई है, ठीक है, तो दिमाग में थोड़ा कम लगा ना, पढ़ाई में ध्यान देना। तो पी ए इज इक्वल्स टू टू पी आई माइनस पीटी, तो ये आपका फॉर्मूला निकला प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, ये फाइनल प्रेशर है, याद रखना, ये फाइनल प्रेशर है, देखो टाइम टी होने के बाद का प्रेशर है ये। अच्छा टाइम टी होने से पहले है, इनिशियल प्रेशर कितना है, तो पी ए नॉट, इनिशियल प्रेशर को नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, पी आई है। ये आया समझ में कि नहीं आया, तो यहां पर से मेरे को दो चीजें मिल गई, क्या क्या मिल गई, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले इनिशियल प्रेशर ऑफ ए जो कि पी आई है, और फाइनल प्रेशर ऑफ ए जो कि 2 पी आई माइनस पी टी है, ये मेरे को वैल्यू मिली यहां से, ये आगे समझ में। अब वेट करना, अब यहां पर ध्यान दो, पहले एकदम ध्यान से सुनना ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, तो के की वैल्यू होती है के इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टी log concentration of reactant at initial condition upon concentration of reactant at final position। ठीक है, ये के की वैल्यू है, वेट करो, बट फॉर गैसियस फेज, फॉर गैसियस फेज, ठीक है, ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं जनरली आपकी बुक में नहीं मिलता है, तो ध्यान देकर सुनना। फॉर गैसियस फेज हम लोग को पता है कि गैसियस फेज जो भी होगा वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता ही है, तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, यहां से पी की वैल्यू निकाल लो, पी इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सी चीज क्या है पहले ये जानो, पी का मतलब होता है प्रेशर, पी का मतलब होता है वॉल्यूम, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर एन नंबर ऑफ मोल्स है, ऑर्डर नहीं है ना, ये गैसियस फेज के लिए अलग होता है। आर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो यहाँ पर ध्यान देना आप, प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। वेट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो कुछ और भी होता है, चैप्टर 2 में पढ़े थे, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ये मिलेगा यहाँ से। यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, तो सी इज इक्वल्स टू पी अपॉन आर टी हो जाएगा, ये समझ में है, सी इज इक्वल्स टू पी अपॉन आर टी, पक्का, ठीक है, वेट करना इधर, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है, सी इज इक्वल्स टू पी अपॉन आर टी, तो सी क्या है, कंसंट्रेशन। अच्छा, तो कंसंट्रेशन एट इनिशियल फेज,
तो इसको मैं ले लेता हूँ सी नॉट, तो कितना हो जाएगा, तो पी नॉट अपॉन आर टी, ठीक है, और कंसंट्रेशन एट फाइनल फेज तो सी ले रहा हूँ पी अपॉन आर टी। अब इसको अगर नॉट में समझ में ना आए तो 1 2 ले सकते हो आप, चलो इसको 1 कर लो, तो नॉट हटा दो, तो P1 R1 T1 और C2 के लिए हो जाएगा P2 R2 T2। ना वेट करना यहाँ पर, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ कुछ भी चीज। देखो सर ठीक है, C1 की वैल्यू आपने बोली P1 अपॉन R1 इंटू T1, बट R तो गैस कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट होगा तो वो तो चेंज नहीं होगा, इसलिए R1 नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे। और एक रिएक्शन के लिए, एक कंडीशन के लिए एक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग हो, ऐसा नहीं होता, या इसके लिए अलग, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है, तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर भी टी रहेगा। वैसे C2 कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर तो चेंज होगा क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो रही है, बट गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर सेम रहेंगे। ये आ गया समझ में? तो अब इस ये दोनों को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो यहां से मेरे को K की वैल्यू मिलेगी, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग, अच्छा अब ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ इनिशियल फेज, इनिशियल फेज में मैंने रिएक्टेंट को क्या लिया था, ए लिया था, ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को पहले इसके लिए मॉडिफाइड करूं, गिवन इक्वेशन के लिए, किसके लिए, ए गिव्स राइज टू बी प्लस सी के लिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब मैं ये दोनों को इसमें यूज करूंगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट यानी इनिशियल फेज, तो 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग, कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख सकते हो, P1 अपॉन RT1, तो P1 मतलब ए के लिए तो PA, लेकिन 1 मतलब नॉट, तो P1 नॉट अपॉन RT अपॉन ए की जगह क्या आएगा, PA अपॉन RT, क्योंकि वो फाइनल फेज है, RT RT कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा आपको, यहां पर लिख दूं मैं, यहां से मिलेगा आपको, एक मिनट ना मैं पीछे देख लेता हूं क्या लिखा है, K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग PA नॉट अपॉन PA, ये मिलेगा, देखो तो इधर ये RT RT कट गया, ऊपर में PA नॉट बचा अपॉन PA, ठीक है, तो यही मिलेगा अपने को इधर। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, और यहाँ पर मैंने जब बनाया था तब इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाया था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, चीजों को बताता हूँ। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट मेरे को यहाँ पर कंसंट्रेशन को इंडिकेट नहीं कराना है, मेरे को यहाँ पर प्रेशर को इंडिकेट कराना है, इसलिए मैंने ये राउंड ब्रैकेट डाल दिया। तो आप गलती से भी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट मत बनाइएगा, ठीक है ना। PA नॉट की वैल्यू क्या निकली थी, मैंने निकाली थी तो PI निकली थी, तो PA नॉट की जगह यहाँ पर लिख दूं क्या अगेन से वैल्यू को, PA नॉट की वैल्यू जो अपन निकाले थे वो निकली थी PI, और PA की वैल्यू जो आप लोगों ने निकाली थी वो निकली थी 2PI माइनस PT। तो ये दोनों वैल्यू को आपको इसमें पुट अप करना है इस वाले इक्वेशन में, तो K की वैल्यू क्या मिलेगी, K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग PA नॉट की जगह आ जाएगा PI अपॉन PA की जगह आ जाएगा 2PI माइनस PT, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको फाइनली मिला, आ गया समझ में। तो K इज इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग PI अपॉन 2PI माइनस PT, ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। तो ये था आपका फाइनली डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इन टर्म्स ऑफ गैसियस फेज, ठीक है, तो ये गैसियस फेज के लिए रिएक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं अपना अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है अपना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना। सूडो का मतलब क्या होता है, वैसे सूडो का मतलब फॉल्स होता है, सबको पता है, बाकी सूडो का एक मीनिंग होता है दिखावा, ठीक है। और ये सूडो वर्ड आप लोग पहली बार नहीं सुन रहे हो, याद रखो, सुनो सुनो, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो सूडो, ठीक है, सूडो सॉलिड करके पढ़ते थे, याद है अमॉर्फस सॉलिड को, ये वही है सूडो मतलब वही फॉल्स दिखावा वाला, तो दिखाने वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो दिखने में तो फर्स्ट ऑर्डर दिखेगा आपको, नो डाउट, ठीक है, दिखने में तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही दिखेगा आपको, बट वो होगा नहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, वो अपीयर होगा फर्स्ट ऑर्डर टाइप का, लेकिन वो है एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो कौन सा ऑर्डर रहेगा, जनरली वो सेकंड ऑर्डर का होता है, जनरली वो सेकंड ऑर्डर का होता है, जो कि हम लोगों को ऐसा अपीयर होता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर का है करके, ड्यू टू सम कंडीशन, ड्यू टू सम कंडीशन। यहां पर डेफिनेशन लिखा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन which is not a first order reaction but behaves like first order reaction,
देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता नहीं है बट बिहेव करेगा, एंड दिस इज ड्यू टू सम अल्टर्ड कंडीशंस, कुछ कंडीशंस की वजह से होता है। और ऐसा कौन सा कंडीशन जिसकी वजह से ये होता है? जनरली वो कंडीशन में क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट को अपन रिएक्ट कराते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है कि दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट, मान के चलो ये R1 है और ये R2 है, दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, कि वो फर्स्ट रिएक्टेंट या जो अदर रिएक्टेंट है उसके साथ में जो प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस को वो क्या कर देता है, लगभग एकदम ज्यादा सप्रेस कर चुका होता है, ठीक है। यानी कि मान के चलो कि एक पिद्दी सा प्रेजेंट है और एक इतना बड़ा प्रेजेंट है, वो इतना ज्यादा बड़ा है कि जब वो सामने में खड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग को ये पीछे का चीज दिखता ही नहीं है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर तो एक ही चीज है, बस वही होता है, ठीक है। तो इन सच ए केमिकल रिएक्शन लाइक इन मींस इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस के बीच में जब ये रिएक्शन होता है तो उनमें से एक रिएक्टेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है लार्ज या फिर एक्सेस क्वांटिटी में या एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको डिस्कस करना चाहूं तो यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करता हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है पहले ये बता दूं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी डालना उसमें, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी डालना, ठीक है। तो एस्टर में पानी डालने का अपने को, तो ये एस्टर बना लेता हूं मैं यहाँ पर, चलो CH3COO C2H5, ठीक है, मिथाइल इथाइल एस्टर हो गया। इसको मेरे को हाइड्रोलिसिस करना है तो मैं H2O डाल दूंगा, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, देखो ध्यान देना, एस्टर को जब हम, ये एस्टर है ना, तो जब हम लोग एस्टर को डाइल्यूट करते हैं यानी कि हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग को मिलता है एसिटिक एसिड, ठीक, ये हो गया तुम्हारा एसिटिक एसिड, और साथ में बनाता है इथेनॉल C2H5OH, ये बन गया तुम्हारा इथेनॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देके सुनना, ये एस्टर है जिसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो मिल रहा है हम लोगों को एसिटिक एसिड और साथ में मिल रहा है इथेनॉल। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट की कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। तो एस्टर को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिलेगा एसिटिक एसिड और इथेनॉल। अब एज्यूम करो, लेट अस सपोज कि मैंने जो एस्टर लिया है उसी क्वांटिटी को ले लिया मैंने 0.01 मोल, कितनी ली हुई है 0.01 मोल, और पानी को ले लिया मैंने 10 मोल। तो सर ये तो क्या ही डिफरेंस है भैया, डिफरेंस देखो पहले 1000 गुना ज्यादा है, मतलब अगर इसको 1 लोगे तो इसको 1000 लोगे, ठीक है, इसको 10 लिए तो 10,000, यानी 1000 गुना ज्यादा मैं इसको लिया हूं पानी को यहाँ पर। अब इतना ज्यादा क्वांटिटी को मैंने पानी का ले लिया, इतना ज्यादा क्वांटिटी को ले लिया कि इसका जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व ही नहीं होगा। सिंपल लॉजिक पहले समझाता हूं, ध्यान देना, ये मोल को छोड़ो, देखो इधर ये एक CH3COO C2H5 लिया था मैंने, तो कितने पानी की जरूरत पड़ी, एक पानी की जरूरत पड़ी। अब बना कितना एसिटिक एसिड, एक एसिटिक एसिड बना, और इथेनॉल कितना बना, ये भी एक बना सर। अगर मैं इसको एक की जगह 0.01 ले लूं तो ये पानी कितने की जरूरत पड़ेगी 0.01 की, बनेगा कितना 0.01, और ये कितना बनेगा, ये भी 0.01 बनेगा, सही है ना, ठीक है। तो मैंने एस्टर को तो 0.01 ही लिया, लेकिन पानी को 0.01 लेने के बजाय मैंने ले लिया उसको 10 मोल, ठीक है। तब ये कितना कितना बनेगा वाला हिसाब है। तो लेट अस सपोज ये टाइम t0 है यहाँ पर, मतलब इस कंडीशन में अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब कुछ टाइम हो गया, लेट अस सपोज t टाइम हो गया, t टाइम क्या, पूरा रिएक्शन ही कंप्लीट हो गया, चलो पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया मानो, ठीक है, पूरा रिएक्शन यहां से कंप्लीट हो गया। तो अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो सर जब एक था तो एक बनाया, तो 0.01 है तो ये निपट जाएगा यहां से पूरा, और यहाँ पर 0.01 मोल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बनेगा, ये भी 0.01 बनेगा। अच्छा, पानी कितना यूज होगा सर, जब ये एक था तब एक पानी लगा था, अब ये 0.01 है तो पानी भी तो 0.01 ही लगेगा, लेकिन 10 दिया है तो कैसे करेंगे। तो भाई देखो जरूरत जितने का पड़ेगा उतना ही तो लेगा ना, बाकी जो बचा वो बचे रहेगा, ठीक है। तो इसमें से हटा दो तो कितना बचेगा पता है, 9.99 मोल बचेगा, 0.01 हटाने के बाद 9.99 मोल बचा। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं इट इज जस्ट लाइक कि आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल के ले आए, कोई फर्क पड़ेगा समुद्र में कि सूख जाएगा समुद्र पूरा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वही तो हो रहा है यहाँ पर भी। अगर देखा जाए तो वैसे तो फर्क है थोड़ा, वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि फर्क है ही नहीं, लेकिन कितना फर्क है, एकदम नॉमिनल है भाई, एकदम नॉमिनल है। 10 मोल था, 0.01 हटा भी दिए तो 9.99 बचा, जो कि लगभग तो सेम ही है, क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा सर, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसके कंसंट्रेशन पे कोई चेंजेस लगभग हो ही नहीं रहा। तो अगर मैं इसके लिए रेट इक्वेशन लिखूं अगर, तो रेट इक्वेशन क्या मिलेगा, K टाइम्स यानी रेट कांस्टेंट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक है CH3COO C2H5 और एक रिएक्टेंट है H2O। ठीक है ना। अब इधर ध्यान देना सर, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर तो चेंज ही नहीं हो रहा लगभग, तो रेट तो इसके ऊपर डिपेंड करना नहीं चाहिए कायदे से फिर, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी है कि चेंज ही नहीं हो रहा है ना, लगभग चेंज ही नहीं हो रहा है, लगभग बोल रहा हूँ, बार बार सुन लेना, अप्रोक्सीमेट चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी ये तो कांस्टेंट हो गया फिर तो इसका। तो भाई अगर ये कांस्टेंट हो गया तो एक काम करते हैं ना कि K इंटू H2O की वैल्यू को मैं ले लेता हूँ K डैश, एक नया रेट कांस्टेंट, यहाँ पर K डैश इंटू क्या मिलेगा CH3 COO C2H5 ना, वेट करना, तो ये मिल गया तुमको रेट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब इस रेट इक्वेशन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? सर रेट इक्वेशन तो लगभग सेम ही है, रेट इज इक्वल्स टू K डैश, बस K की जगह K डैश आ गया, पानी हट गया, क्योंकि K इंटू पानी का वैल्यू को हम लोग K डैश ले लिए और ये मिल गया। अब अगर कोई किसी बंदे को मैं इस रिएक्शन को दिखाऊं, यानी इस रेट इक्वेशन को दिखाऊं और मैं पूछूं भाई कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोलेगा वो? सर ये फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा, कि पावर तो 1 है, फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा। लेकिन आप बताओ क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है? सर होना तो चाहिए, क्योंकि पानी तो लगभग सेम है ना। भाई वही तो दिक्कत है, पानी लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, उस लगभग सेम होने की वजह से ही वो फर्स्ट ऑर्डर अपीयर होता है, होता नहीं है लेकिन अपीयर होता है, आया समझ में? तो वो फर्स्ट ऑर्डर अपीयर होता है वो लगभग सेम होने की वजह से, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो अभी भी फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि पानी थोड़ा सा तो चेंज हो ही रहा है ना, आया समझ में? ठीक है, वैसे ही अगर अपन सेकंड एग्जांपल अपना कंसीडर करें तो दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अच्छा, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो, C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। अब इसको मेरे को हाइड्रोलिसिस करना है, तो मैं इसको हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को मिलेगा C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज है, और साथ में मिलेगा C6H12O6 अगेन सेम विद द सेम फॉर्मूला, बट इसका नाम क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। ये पैनिक मत हो, तुम लोगों ने ऑलरेडी इसको बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर में पढ़ चुका है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल नाम का ऑलरेडी एक चैप्टर है जो तुम्हारे में, उसको तुमने पढ़ चुका है, और बायो वालों के लिए डबल फायदा, 11th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ लिया। ठीक है, बट वेट करो, इसके आगे तुमको वही सेम मेथड से जैसे मैंने पहले वाले को डिराइव किया था, याद है ना? इससे पहले वाला जस्ट यार ये वाला को, ये वाले को डिराइव किया, दिख रहा है कैसे किया मैंने? बस ऐसी एग्जैक्टली आपको इसको डिराइव करना है। ठीक है, और इसके लिए आप रेट कांस्टेंट यानी रेट इक्वेशन बनाओगे, रेट इक्वेशन आप इसमें से बनाओगे, ये आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और अगर नहीं बनेगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा दोबारा बना के, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा आज आपका होमवर्क रहेगा जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि सुक्रोज को, ठीक है, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, सुक्रोज को नहीं छोड़ो, ये जो रिएक्शन को मैंने लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज प्लस H2O, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, इसको इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इन्वर्ट शुगर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं और क्यों जानते हैं? ठीक है, इन्वर्ट शुगर के नाम से हम लोग किस मटेरियल को जानते हैं और क्यों जानते हैं? ठीक है, यानी क्यों उसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है और किसको बोला जाता है, ये आज आपका वर्क रहेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला सेशन समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गैसियस फेज, और हम लोगों ने डिस्कस किया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने इस चैप्टर के। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही है, वो भी कौन सा क्वेश्चन आता है बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन आता है और उसका थ्योरी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल वाला। ठीक है, तो इसको आपने देखा, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार आप और देख लीजिए, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे फिर बताइएगा, मैं दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का आपको ट्राई करूंगा। ठीक है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इवन हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जिसपे आप हमको क्वेरी कर पूछ सकते हो, और ये हमारे वेबसाइट का लिंक है जिस पे आप विजिट कर सकते हो। एनी अपडेट्स के लिए आप इसमें जा सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जुड़े रह सकते हो, इसमें भी आपको रेगुलर अपडेट मिल जाता है, और इवन आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, उसमें तो रेगुलरली अपडेट मिल ही जाता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली एंड हैव अ नाइस डे।